नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल साइंटिफिक क्लासेस में। चलिए आज हम लोग जानते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। संख्या और भाज्य संख्या, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। तो सबसे पहला बात आता है कि हम लोग अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा कहता है वैसी संख्याएं जो एक से भाग लगे और खुद से भाग लगे, वैसी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका दूसरा परिभाषा है वैसी संख्या है जिसका केवल दो गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो आइए हम लोग समझते हैं। अब अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान दें, इसका परिभाषा कहता है वैसी संख्या है जिसका दो गुणनखंड हो। गुणनखंड का मतलब होता है अगर हम लिखे हैं 4, तो 4 को हम लोग 2 गुना 2 के रूप में तोड़ सकते हैं, तो ये 4 का गुणनखंड हो गया। 6 को हम लोग 2 गुना 3 के रूप में लिख सकते हैं, तो यानी 6 का गुणनखंड हो गया 2 गुना 3। और इसका दूसरा परिभाषा कहता है कि वैसी संख्याएं जो एक से भाग लगे और खुद से भाग लगे, वैसी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर हम बात करें 2, तो 2 एक से भाग लगता है, खुद 2 से ही भाग लगता है। इसके अलावा कोई और संख्या नहीं है जिससे ये भाग लगे 2। 3 एक के पहाड़ा में आता है, खुद 3 के ही पहाड़ा में आता है, यानी कि 3 एक के पहाड़ा में आता है, खुद के पहाड़ा में आता है। इसके अलावा वो किसी और के पहाड़ा में नहीं आता है, यानी 3 भी एक अभाज्य संख्या हो गया। अगर बात करें हम 5 की, तो 5 एक से भी भाग लगता है, खुद से भी भाग लगता है। अगर हम बात करें 4 की, तो 4 एक से भी भाग लगता है, 2 से भी भाग लगता है और खुद 4 से भी भाग लगता है। तो यहाँ पे 2 आ गया जो कि अलग से वो भाग लग रहा है, इसलिए 4 मेरा अभाज्य संख्या नहीं है। अब अगर हम बात करें 6, तो 6 एक के पहाड़ा में भी आता है, 2 के पहाड़ा में भी आता है, 3 के पहाड़ा में भी आता है, 6 के भी पहाड़ा में आता है, खुद के पहाड़ा में। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा कहता है वैसी संख्या जो एक से भाग लगे और खुद से भाग लगे, तो वैसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन ये 2 और 3 से भी भाग लग रहा है, इसलिए 6 भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्याएं जो एक से भाग लगे, खुद से भाग लगे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 etc। अब बात आता है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या का परिभाषा कहता है वैसी संख्याएं जो एक से भी भाग लगे, खुद से भी भाग लगे, उसके अलावा भी किसी न किसी दूसरे संख्या से भाग लगे, तो वैसी संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, तो 4 एक के पहाड़ा में भी आता है, 2 के पहाड़ा में भी आता है, खुद 4 के भी पहाड़ा में आता है, यानी कि ये 2 अलग से भी भाग लग रहा है, इसलिए 4 एक भाज्य संख्या है। अगर हम बात करें 6, एक के पहाड़ा में भी आता है, खुद 6 के भी पहाड़ा में आता है और अलग से 2 और 3 के भी पहाड़ा में आता है, यानी 6 भी मेरा एक भाज्य संख्या है। बात करें 8 की, तो 8 एक के पहाड़ा में भी आता है, 2 के पहाड़ा में भी आता है, 4 के पहाड़ा में भी आता है, 8 खुद के पहाड़ा में आता है, यानी 8 भी एक भाज्य संख्या है। अब दूसरा परिभाषा कहता है अभाज्य संख्या का वैसी संख्या है जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 किसके किसके पहाड़ा में, 1 और 2, इसका क्या गुणनखंड हो गया 2 गो। 3 किसके किसके पहाड़ा में आता है, 1 और 3, इसका कितना गुणनखंड हुआ 2, इसका भी 2। तो देख रहे अभाज्य संख्या जितनी भी होगी उस आपका गुणनखंड 2 होगा, वो केवल 2 ही संख्या से विभाजित होगा अभाज्य संख्या। लेकिन जितना भी भाज्य संख्या है वो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होगा, 2 नहीं 2 से अधिक। जैसे हम बात करें 4, तो ये 3 संख्याओं से विभाजित है। बात करें 6, तो ये 4 संख्याओं से विभाजित है। अगर हम बात करें 8, तो ये 4 संख्याओं से विभाजित है। तो इसका दूसरा परिभाषा हम कर सकते हैं इसका भाज्य संख्या का, वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, और वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहते हैं। अब बात आ रहा है कि क्या एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो आप जानते हैं कि वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य, और जिसका 2 से अधिक वो भाज्य। तो एक तो खुद के पहाड़ा में, अब खुद का क्या है, दोबारा एक नहीं लिख सकते हैं, तो यानी एक का एक ही गुणनखंड है, वो खुद है, इसके अलावा वो किसी और पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। तो ये नोट करके लिखा जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि गुणनखंड क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। तो गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड का मतलब होता है कि कोई भी एक संख्या है उसका खंड करना,
तो वही गुणनखंड कहलाता है, यानी गुना के रूप में खंड करना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 4 है तो 4 को हम गुना के रूप में कैसे खंड कर सकते हैं, तो 4 को हम 2 गुना 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो 2 गुना 2 4 ही होता है, तो ये 4 का ये 2 गुना 2 गुणनखंड कहलाएगा। अगर हम लिखें 6, तो यहाँ पे 6 को हम 2 गुना 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 दूनी 6, ये 6 के बराबर है, यानी 2 गुना 3 ये 6 का गुणनखंड कहलाया। अगर हम लिखें 8, तो 8 है 2 गुना 2, तो ये जो 2 गुना 2 है ये 8 का गुणनखंड है। अगर हम बात करें 15, तो 15 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 3, ये 3 गुना 5 लिखे तो 15 ही होगा। तो ये जो 5 गुना 3 ये 3 गुना 5 है, ये 15 का गुणनखंड कहलाता है। तो ये तो छोटा छोटा संख्या था, तो हम लोग आसानी से निकाल लेते थे। अगर कोई बड़ा संख्या हो और उसका गुणनखंड निकालने के लिए दिया हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका सिंपल सा एक प्रोसेस है कि अगर हमको बड़ा सा संख्या दिया हुआ, अगर मान लीजिए हमको संख्या दिया हुआ 64 दिया है, इसका गुणनखंड निकालने दिया जाए तो 64 को भी हम काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से भाग देते हैं। छोटी संख्या जैसे 2 से 1 से नहीं, 1 से देंगे तो 64 ही आएगा, फिर 1 से देंगे तो 64 ही आएगा, 1 से देंगे 64, यानी 1 से देने पर बार बार वही संख्या रिपीट होते रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 से देते हैं, फिर ट्राई करते हैं, देखते हैं। तो अगर हम 2 से दे तो 2 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 बार में, यानी 32 दूनी 64। फिर देख रहे हैं ये 2 से भाग लग जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 1 बार में 2 और 6 बार में 12, यानी 16 दूनी 32। फिर अगर हम 2 से दे तो 8 बार में 16, अगर फिर 2 से दे तो 4 बार में 8, अगर 2 से दे तो 2 बार में, फिर 2 को 1 बार में, यानी कि हम 64 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 2 बार 6, 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और लास्ट में 1 2 या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 64 का गुणनखंड कहलाया, ये जो इतना लंबा कहलाया वो 64 का गुणनखंड हुआ। चलिए एक क्वेश्चन उठता है, क्या भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है? तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ये क्या है, 8 एक भाज्य संख्या है, क्या इसे हम लोग अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, यानी कि 2 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या, लेकिन 8 एक भाज्य संख्या है। इसलिए कहा जा सकता है कि ये भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में बड़ा ही आसानी से लिखा जा सकता है। अगर हम कहें 10 को, क्या 10 को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल, हम 2 गुना 5 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अभाज्य लेकिन ये भाज्य। तो भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनखंड या गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अब हम लोग का आता है कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। तो यहाँ पे पहला लाइन कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित यानी गुणनफल ज्ञात किया जा सकता है। जैसे हम 8 तो एक भाज्य संख्या था, तो हम लोगों ने क्या किया, उसे अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया। वैसे ही 10 भी एक भाज्य संख्या था, उसे हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया। अब हम बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अगर हम ले ले 12, इसको हम लोग 2 गुना 3 लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में व्यक्त किया, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय यानी यूनिक होता है, मतलब कहने का मतलब अगर हम लिखते हैं 6, तो 6 को हम लोग 2 गुना 3 लिख सकते थे। अब कोई बच्चा 6 को लिख दिया 3 गुना 2, क्या ये गलत हो गया? बिल्कुल गलत नहीं हुआ, तो ये क्रम सिर्फ बदल दिया। तो यहाँ पे भी वही कहा जा रहा है कि यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, यानी यहाँ पे क्रम से उसको कोई मतलब नहीं है। अगर हम 12 लिखे हैं, 12 को लिखे 2 गुना 3, अगर कोई लिख दे 2 गुना 3 गुना 2, तो क्या ये गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। 3 दूनी 6 दूनी 12 अभी भी है, 2 दूनी 4 3 12 अभी भी है। तो क्रम पे अगर हम ध्यान ना दे तो यहाँ पे कहता है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, और यही मेरा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। तो एक बार आइए ध्यान से फिर से गौर से देखते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो एग्जाम्पल में जैसे भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में बदले, तो आप ढेर सारी संख्याओं को यानी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग जानेंगे
कि गुणनखंड विधि से कैसे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं और कैसे एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालने का तरीका कहता है कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, ठीक है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। यानी जो एचसीएफ होता है वो किसी भी दो संख्याओं का या तीन संख्याओं का प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात होती है। तो आइए हम लोग कैसे निकालते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल लें कि 8 तथा 12 का एचसीएफ निकालना है गुणनखंड विधि से, ठीक है, 8 तथा 12 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 को हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो 8 को गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो हम लिखेंगे 2 4 बार में, 2 से 2 बार में और 2 से 1 बार में। यानी 8 बराबर मेरा आएगा 2 गुना 2 गुना 2। अब हम बताइए 2 गुना 2 गुना 2 को हम लोग 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 जो है 3 बार आया है तो 2 पे पावर 3। अब वैसे ही 12 का गुणनखंड करते हैं हम लोग। तो 12 का गुणनखंड सबसे छोटी संख्या 2 से करेंगे, 6 बार में 12, फिर 2 से 3 बार में 6, फिर 3 से 1 बार में। यानी कि 12 जो आया मेरा वो 2 गुना 3 आया। अब बताइए यहाँ पे 2 को 2 है तो 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, और यहाँ जो 3 है वो क्या है, तो 3 एक ही है, यानी 3 पे पावर 1 है। अब जो एचसीएफ कहेगा 8 और 12 का एचसीएफ वो कैसे निकालेंगे, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। तो सबसे पहला वर्ड आता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब 8 और 12 में वैसा चीज खोजिए जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो 2 इसमें भी दिख रहा है, 2 इसमें भी दिख रहा है, यानी उभयनिष्ठ क्या है, 2। अब आगे पढ़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। तो यहाँ देखिए 2 की घात 3 है और यहाँ 2 की घात 2 है। तो सबसे छोटी घात क्या है, 2 की घात 2। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 2 पे पावर 2 दिए गए संख्या दिए गए संख्या 8 तथा 12 का उभयनिष्ठ तथा सबसे छोटी घात है, तथा सबसे छोटी घात है। और यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याओं की उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं की सबसे छोटी घात ही गुणनखंड ही एचसीएफ कहलाता है। तो इसलिए एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12 इज इक्वल टू 2 पे पावर 2 यानी कि 4, यानी 8 और 12 का एचसीएफ मेरा 4 होगा। तो ये था गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालने का तरीका। गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालने का तरीका का यहाँ पे नियम कहता है कि संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। कहने का मतलब अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो आइए एग्जाम्पल लेते हैं, पिछले वाले एग्जाम्पल को ही लेते हैं। 8 तथा 12 का एलसीएम, 8 तथा 12 का एलसीएम हम लोग निकालते हैं। तो 8 तथा 12 का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं 8 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 पे पावर 3, और 12 का गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 3 यानी कि 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 1। अब देखिए क्या होता है, यहाँ कह रहा है संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड। एलसीएम में क्या है कि जितना भी संख्या है प्रत्येक संख्या यानी कि 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 1, यानी कि 8 और 12 का जब हम लोग गुणनखंड निकाले तो टोटल हमको कितना अभाज्य संख्या मिला, 2 और 3। ये 2 और 3 एक अभाज्य संख्या मिला, इसके अलावा कोई अभाज्य संख्या नहीं है। बस अलग बात है दोनों में रिपीट क्या हुआ है। अब हम लोग क्या कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। अब बताइएगा यहाँ पे 2 की घात 3 है और यहाँ पे 2 की घात 2 है, तो सबसे बड़ी घात 3, तो 3 वाला ले लिया। अब बात आ रहा है यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात कुछ नहीं है, 3 की घात 1। तो इसका जो गुणनफल होगा ना यही मेरा एलसीएम कहलाएगा। यानी कि प्रत्येक संख्याओं के गुणनफल, ये जो दोनों संख्या 8 और 12, ये दोनों संख्याओं के गुणनखंड का जो सबसे बड़ा घात है उसका गुणनफल ही मेरा एलसीएम कहलाता है। तो अब मेरा हम यहाँ लिख सकते हैं अतः 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 1
प्रत्येक अभाज्य संख्या की सबसे बड़ी संख्या है। प्रत्येक अभाज्य संख्या की सबसे बड़ी घात है। यानी 2 गुना 3 और 3 पे, सॉरी 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 1 प्रत्येक अभाज्य संख्या की सबसे बड़ी घात है। इसलिए एलसीएम ऑफ 8 and 12 इज इक्वल टू, तो 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 1। 2 पे पावर 3 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 और 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, तो एलसीएम मेरा निकल गया 24। तो ये तरीका है गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। उदाहरण 6 कहता है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग उदाहरण नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। 6 में कहा जा रहा है कि संख्या 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ गुणनखंड विधि से निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले अगर 6 का गुणनखंड निकाले तो 2 गुना 3 आएगा, यानी 2 पे पावर 1 और 3 पे पावर 1, कुछ नहीं तो पावर 1 है। अगर हम 20 का गुणनखंड निकाले तो आइए रफ में निकालते हैं 20 को। 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में और 5 से 1 बार में, यानी 2 को 2 आया, यानी 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 1। 20 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 1। अब हम जान रहे हैं कि इस दोनों में एचसीएफ निकालने के लिए इस दोनों में कॉमन खोजते हैं। क्या है कॉमन, जो कि दोनों में हो। तो यहाँ देख रहे हैं 2 पे पावर 1 और 2 पे पावर 2, यानी 2 इसमें भी है और इसमें भी है, यानी 2 मेरा कॉमन हो गया। अब बात आ रहा 3 इसमें है, यानी कि 6 के गुणनखंड में है लेकिन 20 के गुणनखंड में नहीं है, यानी 3 नहीं होगा, 3 कॉमन नहीं है। 5 20 के गुणनखंड में है लेकिन 6 के गुणनखंड में नहीं है, यानी 5 भी नहीं होगा। तो मेरा कॉमन जो आया वो 2 आया। अब बात आ रहा है कि एचसीएफ जो होता है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड में सबसे छोटी घात वाला होता है। तो इस दोनों में से मिल गया, 2 तो इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन सबसे छोटा घात 2 पे पावर 1 है, इसलिए 2 पे पावर 1 ही इस 6 और 20 का एचसीएफ होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि 2 पे पावर 1 दोनों अभाज्य गुणनखंड में सबसे छोटी घात है, छोटी घात है। इसलिए एचसीएफ जो होगा 6 और 20 का वो होगा 2 पे पावर 1 बराबर 2। यही मेरा आंसर होगा। निकालते हैं तो 6 और 20 का एलसीएम निकालने के लिए हम लोग जानते हैं, तो सबसे पहले 6 और 20 में कौन कौन सा अभाज्य गुणनखंड आया है। सबसे पहले 2 आया है, 3 आया है, 5, और उस अभाज्य गुणनखंड का सबसे बड़ा वाला घात लेंगे। तो आइए, तो सबसे पहले इस दोनों में अभाज्य गुणनखंड आया है, 2 आया है, 3 आया है और 5 आया है। अब बात आ रहा है 2 का सबसे बड़ा घात 2 पे पावर 1 है, ये 2 पे पावर 2 है, तो सबसे बड़ा घात 2 पे पावर 2 है। 3 का सबसे बड़ा घात तो 1 ही है और 5 का सबसे बड़ा घात 1 ही है। तो लिखेंगे 2 पे पावर 1 गुना 5 पे पावर 1, दोनों गुणनखंड में सबसे बड़ी घात है, सबसे बड़ी घात है। इसलिए एलसीएम ऑफ 6 और 20 इज इक्वल टू 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 1 गुना 5 पे पावर 1। तो 2 पे पावर 2 4 और 3 पे पावर 1 यानी 3 और 5, तो 5 चौके 20 और 20 दिया 60, यानी कि 6 और 20 का एलसीएम आ गया 60 और 6 और 20 का एचसीएफ आ गया 2। जानते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालना था 6 और 20 का। तो अगर हम इस 2 संख्याओं को गुना करें, यानी कि 6 को 20 से गुना करें, तो 6 दूनी 12 120 आता है। और अगर हम इस 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम का
एलसीएम को गुना करते हैं, यानी कि HCF ऑफ 6 and 20 इंटू एलसीएम ऑफ 6 and 20, यानी कि 6 and 20 का HCF आया है 2 एंड 6 and 20 का एलसीएम आया है 60, यानी आ रहा है 120। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जिन दो संख्याओं का आपको HCF या एलसीएम निकालना है तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल और उन्हीं दोनों संख्याओं का HCF और एलसीएम का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 6 और 20 जो दो संख्या का हमको निकालना था, वो संख्याओं को अगर गुना किए तो 120 आया, और उसी संख्याओं का HCF और एलसीएम का गुणनफल भी 120 आया। तो यहाँ पे कहा जा सकता है अतः एक पहला फॉर्मूला निकलता है मेरा। अब बात आ रहा है कि अगर आपको दो संख्याओं का गुणनफल मालूम हो और HCF मालूम हो तो आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम बराबर, यहाँ पे है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना एलसीएम, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा HCF भाग में आ जाएगा, बराबर की इस साइड आता है तो वो भाग में आ जाता है, तो दो संख्याओं का गुणनफल और बट्टे में HCF। ये दूसरा फॉर्मूला मेरा निकल गया। निकलता है तो एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उन दो संख्याओं के HCF और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। 7 कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि 96 और 404 का HCF ज्ञात करने के बाद हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग 96 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो हम लोग रफ में करते हैं 96 का अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम लोग 2 से तोड़ेंगे, तो 2 चौके 8, फिर 2 8 16, फिर 2 से देंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से देंगे 2 एका 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे 2 छक्की 12, फिर 2 से 2 तिया 6। यानी कि हम 96 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी कि के को 2 है 1 2 3 4 5, यानी 2 पे पावर 5 और गुना 3 पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है। अब दूसरा है 96 और 404 था, तो 404 का भी हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 से 2 दूनी 4, फिर 0 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एका 2 0 2 एका 2, यानी कि 404 का गुणनखंड आया 2 गुना 2 गुना 101। तो हम 404 का लिख सकते हैं 2 गुना 2 यानी 2 पे पावर 2 और 101। अब हम लोग सबसे पहले HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए हम लोग देखेंगे कि इस दोनों के गुणनखंड में क्या ऐसा चीज है जो कि कॉमन है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 इस वाले गुणनखंड में भी आया है और 2 इस वाले गुणनखंड में भी आया है, यानी 2 कॉमन है। अब दूसरे बातों को देखना है कि इस दोनों गुणनखंड में जो सबसे छोटा घात है वही मेरा HCF होता है। तो सबसे छोटा घात 2 पे पावर 2 है। पहली बात कि दोनों में कॉमन होना चाहिए और दूसरी बात सबसे छोटा होना चाहिए। तो इस दोनों में सबसे छोटा 2 पे पावर 2 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 दोनों गुणनखंड में उभयनिष्ठ तथा सबसे छोटा घात है। अतः HCF ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू, तो 96 और 404 का HCF क्या होगा, 2 पे पावर 2, यानी कि 2 गुना 2 बराबर 4 हो जाएगा। तो पहला तो निकल गया कि 96 और 404 का HCF मेरा निकल गया 4। अब बात आता है कि इसका LCM निकालने का। तो हम लोग इसका LCM गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं,
पहली बात गुणनखंड विधि में क्या करेंगे, तो देखिएगा इस दोनों में कौन कौन सी संख्या आया है। पहले 2 आया है, 3 आया है और 101 आया है। अब उसका सबसे बड़ा घात लेंगे, जैसे 2 का सबसे बड़ा घात 5 आ जाएगा, 3 का सबसे बड़ा घात 1 और 101, और सबको गुना कर देंगे, वही मेरा एलसीएम होगा। लेकिन अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े तो उस फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला कहता है चूंकि एलसीएम होता है दो संख्याओं का गुणनखंड बट्टे में HCF, ये मेरा फॉर्मूला होता है। चलिए अब यहाँ देखेंगे हम लोग, तो ये जो एलसीएम होगा किसका, 96 का और 404 का, वो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल यानी 96 और 404 का गुणनफल, और वो HCF होगा किसी, इसी दोनों संख्याओं का HCF, यानी कि 96 गुना 404 बट्टे में HCF जो होगा 96 और 404 का, तो वो हो गया 96 और 404 का HCF है 4, तो 4 हो जाएगा। अब इसको कटाते हैं, 101 यानी 96 गुना 101। जब हम लोग 96 को 101 से गुना करेंगे तो 96 आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा एलसीएम निकल गया किसका, 96 और 404 का, तो ये मेरा आंसर हो गया। उदाहरण 8 कहता है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें। 6, तो 6 को हम लोग 2 गुना 3 के रूप में लिख सकते हैं, यानी 2 पे पावर 1 और 3 पे पावर 1। फिर दूसरा है 72, तो 72 को आइए हम लोग तोड़ते हैं, तो 72 को हम यहाँ लिख सकते हैं 2 से अगर हम देंगे तो 3 बार में 6, 1 बच गया उसके पास चला गया, तो 6 बार में 12, फिर 2 से 2 1 2 और 8 बार में 16, फिर 2 से 9 बार में 18, 3 से अब लगेगा, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से 3 3 9, यानी कि 72 का अभाज्य गुणनखंड आया 1 2 2 3, यानी कि 3 को 2 यानी 2 पे पावर 3 और 2 को 3 यानी 3 पे पावर 2। अब दूसरा है 102, तो 120 को हम लोग अब तोड़ते हैं, तो सबसे पहले 2 से 6 बार में 12 और 0, फिर 2 से 3 बार में 6 और 0, फिर 2 से 15 बार में 30, अब 2 से भाग नहीं लगेगा तो 3 से लगेगा, 3 5 15 और लास्ट में 5 से 1, यानी कि 3 को 2 आया यानी 2 पे पावर 3 और 3 1 आया यानी 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1। तो चलिए अब हम लोग HCF निकालते हैं। तो जो HCF होता है तो वैसी अब तो चलिए हम लोग HCF निकालते हैं। तो HCF जो होगा तो सबसे पहले हमको चेक करेंगे इस तीनों में कौन सा ऐसा संख्या है जो तीनों में है। तो देख रहे हैं यहाँ पे 2 इस वाले में भी है, इस वाले में भी है और इस वाले में भी है। उसके बाद 3 इस वाले में भी है, इस वाले में भी है, इस वाले में भी है। तो यहाँ पे 2 और सबसे उसका घात कितना है, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3। तो सबसे छोटा घात है 2 पे पावर 1, तो 2 पे पावर 1 हो गया, क्योंकि HCF कहता है कि प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड में सबसे छोटी घात वाली संख्याओं को ही हम लोग HCF कहते हैं। तो यहाँ पे प्रत्येक उभयनिष्ठ क्या है, कॉमन क्या है, 2 पे पावर 1, क्योंकि 2 पे पावर 1 इसमें भी है, 2 पे पावर 1 इसमें भी है, क्योंकि 3 है तो 2 पे पावर 1 इसमें भी है, 2 पे पावर 1 इसमें भी है। अब दूसरा आता है कि 3 पे पावर 1 है, 3 पे पावर 1 और इसमें भी 3 पे पावर 1, ये भी कॉमन है। इन 2 पे पावर 1 और 3 पे पावर 1 प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड में सबसे छोटी घात है। सबसे
छोटी घात है। तो अब जो HCF होगा मेरा 6, 72 और 120 का, 6, 72 और 120 का, वो हो जाएगा 2 पे पावर 1 और 3 पे पावर 1, यानी 2 गुना 3 बराबर 6 हो जाएगा। अब हम लोग 6, 72 और 120 का एलसीएम निकालेंगे। तो जो एलसीएम होता है वो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात होता है और ये प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात होता है HCF। और एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम क्या होगा, तो एक बात करते हैं, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, तो 6 को जब हम लोग तोड़े हैं तो 2 और 3 मिला, तो हम लोग यहाँ पे 2 और 3 लिख लेते हैं। जब 72 को तोड़े तो 2 और 3 मिला है, तो 2 और 3 तो पहले से ही ले लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर से नहीं लेंगे। फिर 120 को जब तोड़े तो 2 और 3, उसके अलावा 5 भी मिल रहा है, तो 5 भी लिख लिए। अब बात आ रहा है कि सबसे बड़ी घात लेना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 की घात 3 तरह का, एक तो 2 पे पावर 1 है, 2 पे पावर 3 है, फिर वापस से 2 पे पावर 3 है। तो सबसे बड़ी घात क्या है, 2 पे पावर 3 है। अब 3 की बात करें तो 3 पे पावर 1 है, 3 पे पावर 2 है, 3 पे पावर 1 है, तो सबसे बड़ी घात है 3 पे पावर 2। अब अगर 5 की बात करें तो यहाँ 5 पे सबसे बड़ी घात यहाँ 1 है, तो लिखेंगे प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, ये अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात है। इसलिए जो एलसीएम होगा इन तीनों संख्याओं का 6, 72 और 120 का, वो हो जाएगा 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 1। तो अगर हम 2 पे पावर 3 को तोड़े तो 2 गुना 2 लिखेंगे, 3 पे पावर 2 को तोड़े तो 3 गुना 3 लिखेंगे और 5 का 5 लिखेंगे, 60। तो हम कह सकते हैं एलसीएम जो आया मेरा 6, 72 और 120 का, वो आया 360 और यही मेरा आंसर हो गया।